हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक तथा जीआईसी प्रवक्ता एवं आने वाली सभी परीक्षाओं बीएड एंट्रेंस, यूपीएसआई तथा सुपर टेट आदि से संबंधित सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो जीएस यानी सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न हैं इस पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर काकरा पार को हम याद रखेंगे कि यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका आंसर गुजरात राज्य। काकरा पार कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है। नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं चर्चित क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा ये क्वेश्चन। कैलाश सत्यार्थी को अभी 2 साल पहले इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है किस मंदिर को? तो यह मार्कंडेश्वर मंदिर है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो इसका भी आंसर लाल किला दिल्ली में। इसका आंसर आईएनए के अधिकारियों पर इंडियन नेशनल आर्मी जो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है एवं अलग है। ये लूनी नदी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ अरब सागर में गिरती है, गुजरात के क्षेत्रों से बहते हुए यह नदी अपना जा कर के अरब सागर में मिलती है। तो इसके निचले भाग में खारे जल का प्रवाह रहता है और ऊपरी मार्ग में मीठे जल का। तो ऑप्शन बी लूनी नदी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो प्रसिद्ध प्रमुख नदियां हैं वे नर्मदा ताप्ती है, लेकिन यहाँ दामोदर नदी इस ऑप्शन में सही है। ये पीसीएस में अभी पिछले साल 2000 की पीसीएस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था। भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली नदी दामोदर नदी है, यानी 7 का बी सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो यह दामोदर नदी को ही जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य पूछा जा रहा है? तो इसके सारे विकल्प को पढ़ने के उपरांत हमारा जो आंसर आ रहा है वह शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पाद पर नियमित रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। ये तीनों ऑप्शन ना होकर के बल्कि ऑप्शन सी 11वें का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित
पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। 12 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो इसका जो आंसर होगा वह लाइकेन्स, यानी कि 13वें का ए ऑप्शन सही है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। 14वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISC का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय पूछा जा रहा है, तो यह जो है गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में स्थित है। निम्नलिखित क्वेश्चन 15 पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम किसमें विद्यमान है? तो यह जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। 15 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो यह ऑप्शन ए यानी कपास, यह प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग परीक्षाओं में पूछा गया बार बार। अग्नाशय को अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? पालिश किए हुए चावल से बेरी रोग हो जाता है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से सुने। चावल की पॉलिश किया हुआ चावल से यूज से यानी उपयोग से खाने से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें सही सुमेलित करना है, यानी कि यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित सही नहीं है, इसे हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का बी कॉर्ड यकृत तेल, ये बी वाला ऑप्शन यह सही नहीं है। विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है। विटामिन K अल्फा घास में पाया जाता है, लेकिन विटामिन B2 कॉर्ड यकृत तेल यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें जो अभाव होता है वह लौह का अभाव पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य केसी ह्यूयर ने कहा था। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य की श्रेणी में केसी ह्यूयर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारा समाप्त हुआ। 23 की तरफ हम लोग चलते हैं। 22वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो श्रमिकों के प्रबंधन में अनुच्छेद 43A के तहत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वह कहा गया कि यह लागू नहीं किया जा सकता। 24 का ऑप्शन बी सही है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित 25 क्वेश्चन नंबर, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची के प्रावधान पूछा जा रहा है, तो ये किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह त्रिपुरा में लागू होता है।
भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा में लागू होता। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो एक सही सुमेलित नहीं है उसे हमें ढूंढना है। तो यह हम देखेंगे कि ध्रुवदास भगत नामावली सही है। नाभादास भक्तमाल ये भी सही है। रसकान रसिक प्रिया और डी का जो दिया गया है उस्मान चित्रावली, तो इसका जो ऑप्शन सी है यह सुमेलित नहीं है। रसखान रसिक प्रिया से संबंधित। 28 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि चौथ के नाम से। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक 2 कर लगाए जाते थे मराठा साम्राज्य में, तो यह चौथ सही होगा। मराठों के राजस्व के दावों किस नाम से जाना जाता है, तो यह चौथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं चर्चित क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर जो होगा वह विनायक दामोदर सावरकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, ओजोन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर जो उपाधि थी वह समुद्र गुप्त की उपाधि हुआ करती थी। समुद्र गुप्त की पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि समुद्र गुप्त के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला बिहार का जो संस्थापक था, यानी कि यह एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वह धर्मपाल यानी पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल या विक्रमशिला बिहार का संस्थापक माना गया या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो विलय नीति का जो प्रथम शिकार हुआ था वह सतारा हुआ था। सतारा और डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था। 34 नंबर पर चलते निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जनसंहार के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण अब तेल की कंपनियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली 36 की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित करने वाले श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है वह 17.70% है। 17.70% देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है 2001 से 2011 की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 चलते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित हुआ। करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है 22 से 25 दिसंबर 2020। 22 से 25 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ हम लोग चलते हैं। 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार फिल्म को मिला, यानी कि इस फिल्म को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो आंसर है द इंसेक्टेस्क्यूअर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की तरफ यानी 40 की तरफ हम लोग चलते हैं। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इसे मनाने की घोषणा 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा। तो यह इसका आंसर जो है वो थावर चंद
गहलोत, थावर चंद गहलोत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ चलते हैं। 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी। इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल कौन नहीं है? तो इसमें न शामिल होने वालों में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनना है। तो यहाँ जो आंसर दिया गया है 44 का, वह इसका आंसर 44 का डी होगा, क्योंकि 22 संबंधी 55 महानुपाते 48 संबंधी कितना होगा? तो ये ढूंढना है, यानी कि 22 में अगर हम 2 की भाग दे देते हैं, 22 में अगर हम 2 की भाग देते हैं तो 11 आ जाएगा, और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो यह 55 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 48 में 2 की भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 में 5 का गुणा जब हम करेंगे तो हमें 120 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, यानी 120 होगा। 45 क्वेश्चन नंबर, एक विशिष्ट कोड भाषा में MAG/NET को WHQ/JDP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FRUDS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ हम देखेंगे कि T, यानी कि यहाँ जो इसका आंसर हमें मिलेगा T, यानी कि T में 3 प्लस करेंगे, STUWSTUVW, यानी कि 3 प्लस करके T है UUV और तीसरा W आ गया। उसी तरह से E में 3 प्लस करेंगे तो E, यानी कि FFGH, तीसरा H हो गया। तो इसी प्रकार इसी फार्मूले से जब हम सेट करेंगे तो इसका जो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 45 का, वह बी ऑप्शन प्राप्त होगा। वह बी ऑप्शन 45 का बी ऑप्शन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि विषम अक्षर युग्म को ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 प्लस करके दिखाया गया है, जैसे आई है जे के, यानी कि एक छोड़ करके दूसरा के। उसी तरह से बी सी छोड़ करके डी हो गया है, और एस टी छोड़ करके यू हो गया है। उसी तरह से यहाँ पी क्यू छोड़ करके आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह सही नहीं है, और इसीलिए इसका जो आंसर होगा वह पी एन हो जाएगा। 46 का आंसर पी एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं, यदि ट्रायंगल को सब जॉन SUBJHOFM लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा? तो 47 का जो आंसर आएगा वह हम देखेंगे कि पहले हम इसे, ये थोड़ा सा क्लिष्ट रीजनिंग है, कठिन रीजनिंग दिखाई दे रही है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको, यानी कि इसको हम SUBJ और ट्रायंगल को नंबरिंग कर लेंगे। ट्रायंगल को हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसे SUBJHOFM, इस यानी ट्रायंगल को ये लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ पर प्लस करते हुए लिखेंगे तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 47 का, वह डी प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी प्राप्त होगा, इसको कोडिंग के द्वारा लिखने के उपरांत। 48 पर हम लोग चलते हैं, जिसका क्वेश्चन है, आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को हो। यदि नीरव का जन्म 23 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन 97 किस दिन होगा?
यानी कि 22 मई से 30 अक्टूबर तक के दिन को हम निकालेंगे और इस प्रकार ये रीजनिंग का क्वेश्चंस है। जब हम इसको पूरा निकालेंगे तो इसका जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह ए यानी कि सोमवार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ चलते हैं। बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है 49 का वह सी, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकल रहा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष इस कथन से नहीं निकल रहा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 50 यानी कि क्वेश्चन नंबर 50। मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जो मांडू महोत्सव का संबंध है वह ये मध्य प्रदेश राज्य से है। मांडू महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है? तो मांडू जो महोत्सव है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन कट गया है, यानी कि 50 का जो आंसर होगा वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। 50 का मांडू महोत्सव जो है वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस बार फ्रेंड्स ये जीएस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसे आप कई बार जब इस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर करंट को छोड़ दिया जाए, रीजनिंग को हटा दिया जाए, तो बाकी सभी क्वेश्चंस कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप कई बार जब सुनेंगे तो वह आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इस बार फ्रेंड्स अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और परीक्षा में यही क्वेश्चंस जब आएंगे तो वहाँ आप सही करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।